नमस्कार, मैं हूं अखिलेश भारत और आप देख रहे हैं भारत नेटवर्क। आज का दिन बहुत विशेष है। आज का दिन है भारत के गणतंत्र की आत्मा को याद करने का। आज का दिन है इस देश के बारे में सोचने का। 26 जनवरी 1950 ये वो दिन था जब हमने ये घोषणा की कि अब ये देश एक गणराज्य के समान रहेगा। ये किसी राजा, किसी उपनिवेशी शक्ति के अधीन ना होकर अपने नागरिकों द्वारा ही संचालित होगा। परंतु 75 से भी अधिक वर्षों के बाद भी आज हम इस देश को कहां पाते हैं? प्रश्न आज भी वही है। क्या भारत ने गणतंत्र के सम्यक रूप को प्राप्त कर लिया है? क्या गणतंत्र दिवस सिर्फ सरकारी समारोहों तक सीमित रह गया है या हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा भी है? आज इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए मैं आपके सामने एक ऐसे अतिथि को लेकर आया हूं जो देश, समाज और राष्ट्र को न सिर्फ एक विषय के रूप में बल्कि एक दायित्व के रूप में देखते हैं। ऐसे डॉक्टर प्रवीण भारत। प्रवीण जी, भारत नेटवर्क के पहले पॉडकास्ट में और गणतंत्र दिवस पर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। जी अखिलेश जी, प्रणाम। आपने मुझे यह सौभाग्य दिया आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके भारत नेटवर्क के जितने भी श्रोतागण हैं तो उन सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की देते हुए, और जो आपने प्रश्न किया कि गणतंत्र दिवस और वर्तमान का भारत और भविष्य का भारत, इन सभी प्रश्नों के उत्तरों के साथ हम अपनी आगे की चर्चा कंटिन्यू करेंगे। तो जहां तक प्रश्नों की बात है, प्रश्न तो हर पॉडकास्ट का हिस्सा होते हैं, परंतु इसको कहीं चर्चात्मक दृष्टि से लेकर जाते हैं, कुछ ऐसे नए ज्ञान निकालते हैं जो कि लोगों के काम आ सके। तो सबसे पहली चर्चा का विषय तो मैं आपसे ही रखना चाहूंगा कि 75 वर्षों के बाद आप इस गणतंत्र दिवस को किस प्रकार से देखते हैं? क्या ये सिर्फ सरकारी समारोह तक सीमित है या लोगों ने कहीं या हमारे नागरिकों ने कुछ अपने कर्तव्यों को पहचाना है? ये अधिकार और कर्तव्य के बीच की जो खाई है वो क्या कहीं भरी है? कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? आज भारत का 77वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं और 77 वर्ष हो गए हम गणतंत्र दिवस की इस वेला पर इस विषय को चर्चा में कर रहे हैं कि हम अपने अधिकार और कर्तव्य में कहां तक पहुंचे। सही है। वास्तव में अपने को समझना पड़ेगा कि भारत जब स्वतंत्र हुआ, यानी स्वतंत्र से गणतंत्र दिवस तक कि ये जो दिन थे, उन दिनों पर थोड़ा सा अपने को चिंतन मंथन करना पड़ेगा। और तब से लेकर आज तक यानी 77वां वर्ष जो है, इस तक उसको भी अपने को चिंतन मंथन करना पड़ेगा। तब हमें समझ में आएगा कि भारत ने क्या सोचा था, भारत वर्तमान में क्या है और भारत भविष्य में क्या होगा। तो जैसे हम सबको ध्यान में ही है कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। भारत जब स्वतंत्र हुआ वो ऐसे ही नहीं हो गया था। किसी कवि की पंक्तियां हैं, कहते थे कि भारत जो है, भारत की स्वतंत्रता के लिए करोड़ों लोग कुर्बान हुए, देशभक्त, कुछ लोग कहते हैं सैकड़ों कुर्बान हुए, देशभक्त करोड़ों कुर्बान हो गए किंतु वे स्वतंत्रता का बीज बो गए। अब ना तात्या टोपे की कहानियां रही, अब ना रानी झांसी की निशानियां रही, जो दिखाए राह वह प्रकाशित हो गया, जाने कहां नेताजी सुभाष खो गए। क्या बात। भगत सिंह जैसा नौजवान कहाँ है, बोलो मेरा सच्चा हिंदुस्तान कहाँ है। कवि ने जब ये कविता लिखी होगी तो उस समय उसके दिमाग में होगा कि हमारा भारत कैसा होगा। हमारा गणतंत्र दिवस जो आज हम मना रहे हैं, वास्तव में जब भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता से लेकर गणतंत्र दिवस तक यानी 47 से लेकर 1950 तक इस पर बड़ा ध्यान हुआ, चिंतन मंथन हुआ। तो भारत का अपना संविधान हो, भारत का अपना तंत्र हो, भारत के गण का तंत्र हो, इसके लिए एक कमेटी बनी। हम सबको ध्यान में ही है, पूजनीय डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनके सभी मित्रगण जो समिति में थे, सबने मिलकर बड़ा ही अध्ययन किया और उसके आधार पर भारत का स्व का तंत्र ऐसा विकसित करने का प्रयास किया। हम सबको ध्यान में ही है कि 26 नवंबर 1949 को यानी ये अपना संविधान अंगीकृत किया। उसी दिन हम संविधान दिवस भी मनाते। जी। और उसे ठीक कुछ महीने पश्चात यानी 26 जनवरी 1950 को
यह गणतंत्र का जो पर्व है यानी संविधान को हमने भारत में लागू किया और भारत का अपना तंत्र यानी भारत के गण का तंत्र ऐसा 26 जनवरी 1950 को लागू किया। हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में एक प्रस्तावना है, संविधान में अधिकार हैं, संविधान में कर्तव्य हैं यानी जो हम सबके नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है, और संविधान में जो हमारा कर्तव्य और अधिकार का संबंध है उसको भी अच्छे से दिशा निर्देश के नाते वर्णन किया गया। तो आज हम सब गणतंत्र दिवस के उस उपलक्ष्य पर कहें कि हम अपने अधिकारों के बारे में ज्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर भारत को हम वास्तव में एक डेवलप्ड नेशन या विकसित भारत देखना चाहते हैं तो हम सबको अपने नागरिक कर्तव्यों की ओर बढ़ना पड़ेगा। यानी कि संवैधानिक कर्तव्यों से क्या ये नागरिक कर्तव्य कुछ अलग हैं या आप उन्हीं संवैधानिक कर्तव्यों की बात कर रहे हैं? जो संवैधानिक कर्तव्य है मैं उन्हीं की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि संविधान में भारत के नागरिकों के कर्तव्यों का ही वर्णन किया गया। यानी जो भारत के नागरिकों के अधिकार हैं इसके साथ उन अधिकारों के समक्ष में ही साथ में ही नागरिकों के कर्तव्य तो उनका भी वर्णन किया गया है। अगर उन कर्तव्यों को हम अपनाएंगे, उन कर्तव्यों को हम निभाएंगे तो भारत की जो प्रभुता है, भारत की जो अखंडता है, भारत में जो समानता और समरसता का भाव होना चाहिए वो बड़ा रहेगा और भारत निश्चित ही, आपने जो कहा कि जब भारत के स्वतंत्र होने के 100 वर्ष के पश्चात भारत कैसा होगा, भविष्य का भारत, तो वो भी एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर होगा अगर हम अपने कर्तव्यों की ओर बढ़े। तो कुल मिला के बात यही है कि अधिकार तो है ही आपके पास, परंतु कहीं ना कहीं हमें अपने अधिकारों के साथ ही साथ अपने कर्तव्यों को समझना होगा। नागरिक कर्तव्य उस दिशा में बढ़ने का एक ऐसा ही कदम है। मैं डॉक्टर साहब से कुछ उदाहरण भी चाहूंगा ताकि हमारे दर्शकों तक ये बात साफ तौर पर पहुंच सके कि हम जिन कर्तव्यों की बात कर रहे हैं वो कर्तव्य क्या हो सकते हैं। एक आम आदमी अगर, जैसे मैंने पहले अपनी बात में कहा कि ये सरकारी समारोह ना रहकर व्यक्ति के अंदर तक हमारा गणतंत्र पहुंचे, तो ऐसे क्या कदम हो सकते हैं, ऐसे क्या स्टेप हो सकते हैं, ऐसे क्या कर्तव्य हैं नागरिक के जो वो निभाए तो वो ये महसूस कर सकता है कि हाँ वो देशभक्त है या देश की विकास में वो अपना कुछ योगदान निभा रहा है। देखिए, कर्तव्य की जब हम बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं नेशन फर्स्ट, यानी हम जो भी काम करें, हम जिस भी क्षेत्र में काम करें उस क्षेत्र के अंदर अगर राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र हित सर्वोपरि, यह भावना के साथ अगर हम काम करेंगे तो निश्चित ही हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। हाँ, जैसे हमने अपने चैनल का नाम भी भारत नेटवर्क रखा है, मतलब देश को हमने पहले रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। यानी भारत नेटवर्क भी बिल्कुल वैसा ही एक उदाहरण के तौर पर है कि आप एक तरह से अपना कार्य भी कर रहे हो और साथ में ही आप नेशन फर्स्ट की भावना भी आप रख रहे हो। तो जैसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं, हम सब जानते ही हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आज विकसित हैं और ऐसे भी हैं जो विकासशील हैं। तो हम सबको ध्यान में आता है जो भी देश आगे बढ़ता है तो वो जब नेशन फर्स्ट का जो भाव है अपने मन में धारण करके वहां के जो नागरिक है अपने कर्तव्यों का पालन करना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक है तो वो देश आगे बढ़ता ही है। ऐसे ही अगर भारत को आगे बढ़ना है तो अपने जितने भी हम काम करते हैं, जैसे मैं प्राध्यापक हूँ तो प्राध्यापक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं विद्यार्थियों में जब कक्षा लेने जाऊं तो पहले खुद उसको विषय को पूरे अच्छे से अध्ययन करके और फिर अपने विद्यार्थियों के समक्ष अपनी बातचीत को रखूं। ऐसे ही अगर कोई विद्यार्थी है तो उसका भी कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से करे और जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहा है, जिस भी क्षेत्र में वो अध्ययन कर रहा है उसको गहराई से अध्ययन करके और उस क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करे। मतलब कमोबेश आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस भी व्यवसाय या जिस भी कर्तव्य पद से या जिस भी धर्म के नाते हम जुड़े हुए हैं, धर्म से मेरा अभिप्राय यहाँ पे आपके कर्तव्यों से है, यहाँ पे रिलीजन को ना समझे, तो जिस भी कर्तव्य से हम जुड़े हुए हैं उन कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना ही अपने आप में एक नागरिक कर्तव्य है या राष्ट्र के विकास में हमारा योगदान है। इसके अलावा कुछ एक स्पेसिफिक बातें जो कि जैसे आपने नेशन फर्स्ट की बात कही या कुछ और ऐसे नागरिक कर्तव्य जिनके थ्रू लोग जुड़ सके अपने राष्ट्र से। जी, नागरिक कर्तव्यों के अगर हम समझे तो मैंने आपको बताया कि जैसे हम अपने आसपास जहां भी रहते हैं
तो जैसे जल का संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, और जो कानून व्यवस्था, क्योंकि हम सबको ध्यान में ही है कि भारत का जो तंत्र है, भारत का जो लोकतंत्र है, भारत का जो गणतंत्र है, ये हम सब जनता के द्वारा चुने हुए बंधुओं के माध्यम से, यानी सरकारें इस व्यवस्था को चलाती हैं, लेकिन उसमें कुछ नियम वो भी लिखे जाते हैं। जैसे भारत में संविधान के अंदर बहुत सारे नियम भी है, कानून भी है भारत के संविधान के अंतर्गत में ही, उन सब कानून का, उन सब नियमों का पालन करना। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं उसकी जिसकी चर्चा आज मीडिया के हर क्षेत्र में हो रही है। एक वो जनरेशन जो हर जनरेशन को पीछे छोड़ने वाली है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूं जेन जी की। तो डॉक्टर साहब, गणतंत्र दिवस के क्या मायने हो सकते हैं हमारी जेन जी के लिए? या जेन जी भी हमारे समय में जैसे हम सोचते थे कि आज 26 जनवरी है, लड्डू खाने जाना है, क्या वहीं तक सीमित रहेगी, या जेन जी को कुछ इस विषय में सोचना, करना या समझना होगा? आप क्या सोचते हैं जेन जी और भारत के गणतंत्र के? आज का जो जनरेशन है, जो जेन जी जिसको आपने बोला, वास्तव में वो बड़ा व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल सोचता है। यानी वो केवल लड्डू खाने तक सीमित नहीं है वो व्यवहारिक बातें सोचता है, प्रैक्टिकली हर चीज को सोचता है, समझता है, तोलता है, उस पर काम भी करता है। डॉक्टर भीमराव, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि जो संविधान है व्यवहारिक है। ऐसे बहुत सारे, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नागरिक कर्तव्य है, तो जेन जी उन नागरिक कर्तव्यों को अगर समझे और समझकर जीना शुरू करे तो आप और हमसे भी आगे एडवांस चलेगा। कि जैसे अगर स्वच्छता की बात करें कि सड़क पर कूड़ा नहीं डालना, कोई भी आपने कुछ खाया है तो उसका जो भी उसका पॉलिथीन रैपर जो भी है वो सड़क पर नहीं डालना। तो अगर आप जो जेन जी जनरेशन को समझाओगे तो उसको प्रैक्टिकल समझते हुए वो उसको अपने बैग में या कहीं ना कहीं रखेगा, यानी स्वच्छता का ध्यान रखेगा। ऐसे ही अगर उसको कहे कि ये जो लाइट की व्यवस्था है, यानी बिजली की व्यवस्था, तो इस बिजली को सुरक्षित रखना है, तो फालतू में खर्च नहीं करना, तो वो उसको भी सेव रखेगा। फिर पर्यावरण संरक्षण की बात के लिए अगर कहें कि पौधेरोपण करना है तो पौधारोपण भी करेगा। यानी वो बड़ा व्यवहारिक है, बस हमें उसको एक बार विशेष ध्यान कराना पड़ेगा कि जैसे लोकतंत्र का पर्व है तो उस पर चुनाव जो प्रणाली है उसमें अपना वोट डालना, तो वोट डालने के लिए उसको हम समझाएंगे कि क्यों जरूरी है, तो वो उसको करेगा। यानी जेन जी जनरेशन बड़ी फास्ट जनरेशन है, उसको सब चीजें प्रैक्टिकली चाहिए। उसको देशभक्ति का मतलब केवल और केवल डांस और गीत उसके लिए देशभक्ति नहीं है। अगर उसको हम प्रैक्टिकल वे में समझाना शुरू करेंगे, यानी वो भी व्यवहारिक तौर पर, तो उसके समझ में आएगा और वो इस पूरी प्रक्रिया में अच्छे से भागीदारी करेगा। और वास्तव में जो 2047 के भारत की बात हमने करी थी ना, तो वो जेन जी आधारित ही है ना, युवाओं से आधारित ही है। और युवाओं के बारे में कवि कहता है, जो जहाजों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों को रोक दे उसे नौजवान कहते हैं। तो ऐसा एक जेन जी जो है आज का है, यानी अगर उसने ठान ली तो भारत को डेवलप्ड बनाने के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए सब प्रकार के प्रयास करेगा। चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आज का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में, कंप्यूटर साइंस के युग में, विज्ञान के युग में, मैथमेटिक्स के युग में, अंतरिक्ष विज्ञान के युग में, वो हर क्षेत्र के अंदर बढ़ने के लिए बड़ा ही तैयार है। केवल उसको एक दिशा दिखाने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, ये इससे मैं भी सहमत हूं। भारत की किसी भी जनरेशन की बात करें तो एक समय वो था कि जब इसरो अपने रॉकेट जो है वो साइकिल चलाती थी, और आज विश्व की 5 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। और सच कह रहे हैं आप, आज की जनरेशन, मेरे ख्याल से हमने बीच में वो समय काल भी देखा जब लोगों का विदेश जाना बड़ा जरूरी था, लोगों ने विदेश की तरफ रुख किया, लेकिन आज वो वापस आ रहे हैं। आज कहीं ना कहीं भारत के पास एक ऐसा नेतृत्व है जो संपूर्ण राष्ट्र में भारतीयों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। इस तरह से भारत विकसित भारत होने के लिए तो अग्रसर है ही, और यही वो जनरेशन है जो आगे बढ़ेगी, जो 2047 तक भारत को लेकर जाएगी। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है, डेमोग्राफिकल डेटा देखेंगे तो भारत एक समय में बहुत नौजवान था, और अब धीरे धीरे भारत वृद्ध राष्ट्र एक तरीके से ऐसी अवस्था में पहुंचने वाला है जहां पर भारत में वृद्धों की संख्या बढ़ जाएगी, और जनसंख्या का भी विस्फोट है।
ऐसे में भारत 2047 में कैसे विकसित भारत हो सकता है, या आपका क्या परिप्रेक्ष्य है 2047 में युवा और भारत किस प्रकार से विकसित भारत को बना सकते हैं? देखिए, जनसंख्या की अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा है। युवा की अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और भारत को विकसित करना है तो उसका आधार जो है युवा ही बनेगा। और उसके लिए जो युवा का जो व्यक्तित्व निर्माण है, जो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि नेशन फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम इस पर काम करना शुरू करेंगे, चाहे वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हो, चाहे वो इस प्रकार के संवाद के माध्यम से हो, यानी हर व्यक्ति, हर नागरिक भारत का राष्ट्रहित यानी राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना से काम करेगा, तो विकसित भारत बिल्कुल और बिल्कुल 100% श्योर होगा। तो उसके लिए हम सब लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं। और ये जो युवा है, इस युवा के अंदर जो ऊर्जा है, क्योंकि युवा को अगर हम विपरीत करते हैं तो युवा यानी वायु, तो जैसे वायु में बड़ी ऊर्जा होती है ऐसे युवा में बड़ी ऊर्जा होती है जी। और ये जो इतनी बड़ी आबादी है, ये वास्तव में भारत का ह्यूमन रिसोर्स है। और भारत का जो शिक्षक जगत है और भारत की जो व्यवस्था है, भारत का जो परिवार है, ये सब जो है, ये जो इस प्रकार का जो ह्यूमन रिसोर्स है, इसको मैनेज करते हुए इसके अंदर जो राष्ट्र का सर्वोपरि का गुण है, इस गुण को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के संगठन भी काम कर रहे हैं। उन सब संगठनों का सहयोग लेते हुए और भारत निश्चित ही 2047 का जो भारत है वो विकसित भारत बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। संगठन में याद आया कि भारत में एक ऐसा संगठन भी है जो विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, जिसके बारे में हम प्रश्न उत्तर भी रखेंगे और कमेंट में इसके जवाब की भी अपेक्षा रखेंगे। तो बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। ये गणतंत्र दिवस आपके लिए शुभ हो। और अब डॉक्टर साहब, आप आज के समाज, आज के युवा या आज के भारतवासियों को इस 77वें गणतंत्र दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मंच आपका, हमारे दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। आज के इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि यह जो भारत है, यह भारत हम सब के प्रयास से ही विकसित भारत बनेगा। और ये जो गणतंत्र का दिवस है, ये वास्तव में भारत की आत्मा का दिन है, भारत की आत्मा को समझने का दिन है। कि अगर हम भारत की आत्मा को समझते हैं कि ये गण के द्वारा बनाए हुए तंत्र के द्वारा निर्मित इस राष्ट्र को हम आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन वो तभी संभव है, सरकारें भी तभी चलती है जब भारत के गण यानी भारत के जो व्यक्तित्व हैं वो अगर उनके अंदर राष्ट्रहित की भावना रहेगी, अगर वो राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना के साथ काम करेंगे। तो इसीलिए हम सब अपने मन में एक बात का ध्यान रखें कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि अपने भारत को विकसित भारत की तरफ लेकर चलें। इसी बातों के साथ मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं